हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए प्रियंका पुरोहित। आई रियली होप एंड विश दैट यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग गुड और आपके सभी पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल के सारे आईसीआई के एमसीक्यूज। तो बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वीडियो सीरीज में हम एमसीक्यू आईसीआई वाले फटाफट देखने वाले हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करूंगी, आपको ऑप्शन अपने आप से सोचना है और मैं भी यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वहां पर आपको बताऊंगी, ताकि क्या होगा, आपको सिर्फ सही आंसर ही दिमाग में रहेगी। क्योंकि हम एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हैं, इसके लिए यही पैटर्न करना बहुत ही ज्यादा सही होगा। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू। इसका आंसर है फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या होगा, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा नहीं। तो एक इनिशियल फेज होती है, फिर हमारी धीरे 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 ग्रोथ होती है, फिर एक हमारा एक पोर्शन आएगा जब हमारी ग्रोथ कांस्टेंट होगी, फिर हमारा एक डिक्लाइन होता जाएगा। तो ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स है। लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसे ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। एक प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, फिर उसका धीरे धीरे ग्रोथ का फेस आता है, फिर वो कांस्टेंट होती है, फिर उसका अल्टीमेटली डिक्लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, a significant decline in general economic activity extending over a period of time। एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज। जो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज। क्वेश्चन नंबर 3, द curve of a business cycle occurs when dash hits its lowest point। तो इसका आंसर है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक जो बिजनेस साइकिल का जो है टर्म जो है, तो वो ऑकर होता है जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हिट करती है द लोएस्ट पॉइंट। द लोएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू। जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, वही है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी लोएस्ट पॉइंट। दोनों थर्ड और फोर्थ एकदम सिमिलर लाइंस पर है, इसका आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5, अ लीडिंग इंडिकेटर इज। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, अ वेरिएबल, एक ऐसा फैक्टर दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो मूव इन एडवांस यानी कि एडवांस में आगे चलते, आगे जो चलता है, एक वैसा जो है जो उसको आगे लेके जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा फैक्टर दैट टेंड्स टू मूव लेटर देन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद में वो बढ़ेगा। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं लैगिंग। तो पहले वाले को क्या कहते हैं हम, जो लीडिंग होता है, लीडिंग इंडिकेटर या लीडिंग वेरिएबल होता है जो मूव्स इन एडवांस। तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो मूव्स लेटर। तो मूव्स लेटर को क्या बोलेंगे, लैगिंग। वो था लीडिंग, ये है लैगिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस साइकिल है ना, जो हमने अभी ये 4 फेज देखे थे, इनिशिएशन, फिर ग्रोथ, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्लाइन। तो ये इसके लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव जो होती है, उनका एग्जांपल क्या है, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी, मतलब कैपिटल गुड्स और ये दोनों जो सेक्टर हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इनकी ग्रोथ और वगैरह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, अभी गवर्नमेंट खर्चा कम करने लग जाएगी, तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम will shift to the left। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, उसमें सी का मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट में बिजनेसेस, और जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एम होता है नेट ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इससे हमारी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड निकलती है।
अब अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर कम हो जाएगी तो जो हमारा जो डिमांड का कर्व होता है वो एकदम लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट में क्यों चला जाएगा? क्योंकि व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स स्पेंडिंग तो क्या होता है, ओवरऑल जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की इन इकोनॉमी वो कम हो जाती है। इस हिसाब से एक और भी चीज होती है, शॉर्ट रन में ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस है वो भी अपना जो है ले ओवर करने लग जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वही लोगों के पास नौकरी नहीं है तो लोग खर्चा थोड़ी करने बैठेंगे, तो डिमांड तो उनकी बट ऑब्वियस है कि वो कम ही होगी। तो इस हिसाब से ऐसे अगर गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग कम करने लग जाए तो एग्रीगेट डिमांड का जो है वो मूव कर जाएगा टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि Which of the following does not occur during an expansion? तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तब क्या चीज नहीं होती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप्स टेंड टू इंक्रीज, तो ये तो एक्सपेंशन होता ही है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस, ये भी होता है। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज, तो भाई फोर्थ ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जब भी एक्सपेंशन होता है तो which of the following does not occur during an expansion, तो भाई ये सारी चीजें तो होती ही है, तो none of the above is the answer। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, which of the following best describes a typical business cycle? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस। पहले एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है रेवेन्यू, और बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ड्यूरिंग रिसेशन तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, रिसेशन हो रहा है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा तो बढ़ेगा, राइज होगा, और आउटपुट जो है वो फॉल होगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रिसेशन का मतलब क्या हो रहा है, जो गलत चीज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ती जा रही है और आउटपुट जो है वो कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल के 4 फेज क्या है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जनरली यूज्ड टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो बताते हैं वो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर, एमसीक्यू पर, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है तो इकोनॉमी भी क्या हो रही होगी, इकोनॉमी भी क्या होगी कि कॉन्ट्रैक्शन में जा रही होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, पीक्स एंड टर्प्स, यानी कि पीक हो गया हाईएस्ट पॉइंट, टर्प्स हो गया लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल आर कलेक्टिवली नोन्स, मतलब एकदम हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट को मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, टर्निंग पॉइंट्स। ये क्या हो गए हमारे टर्निंग पॉइंट्स। 16 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम क्या होगा, अगर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसमें देखिए क्या हो गया, मनी सप्लाई, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो क्या वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या सॉरी क्या वो लोग लोन लेंगे, तो भाई लोन वगैरह कुछ लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल हो जाएंगे, और खर्चा लोग, क्योंकि पैसा ज्यादा आएगा तो पैसा लोग स्पेंड करने लगेंगे, और जब ज्यादा स्पेंड करेंगे तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not a characteristic of business cycle, क्या बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो देखिए ये थोड़ा कर लेते हैं। बिजनेस साइकिल है serious consequences on the well-being of the society, correct? Business cycle occur periodically, although they do not exhibit the same regularity, तो फ्लक्चुएशन होता है लेकिन periodically चलता है। बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस एंड अनप्रेडिक्टेबल, तो ये बात है, अनप्रेडिक्टेबल हम बता नहीं सकते, हालांकि हमने बताया है कि हाँ ये फेज आते हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल। तो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस साइकिल है यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस, तो क्या वो एक यूनिफॉर्मिटी सोर्स ऑफ फॉर्मूला है, तो नहीं है, और कोई एक पर्टिकुलर उसके कैरेक्टरिस्टिक या कॉजेस नहीं है। इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे जो सारे के सारे जो 4 ऑप्शन है उसमें से यानी कि 3 उसके होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इकोनॉमिक रिसेशन का, और वो क्या है, वो है जैसे कि फॉल होगा इन्वेस्टमेंट लेवल पर और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये तो होगा। इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन,
इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वो भी एडवर्सली इफेक्ट होगा, ये तीनों बातें सही है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इनपुट्स, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी यहाँ पे अपना यही आंसर है, लेकिन ये चीज जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन के वक्त नहीं हो। तो क्या चीज इकोनॉमिक रिसेशन के वक्त नहीं होगी? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ इनपुट्स, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल do not have the same length and severity। तो जो भी हमने जो 4 फेज बोले, क्या उनका सेम लेंथ होता है क्या? जितनी देर ग्रोथ होगी उतनी देर डिक्लाइन होगा, उतनी देर एक्सपेंशन होगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। और उसकी जो सीवियरिटी होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी कितनी। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 20, which of the following is not an example of coincident indicator? coincident indicator क्या नहीं है? न्यू ऑर्डर्स ऑफ प्लांट एंड not an example of coincident indicator. Question number 21, according to whom trade cycles occur due to onset of innovations? जैसे जैसे इनोवेशन आएंगे उस हिसाब से ट्रेड साइकिल ऑकर होती है। ये डेफिनेशन हमें किसने दिया है? ये डेफिनेशन देने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, स्कम्पेटर। क्वेश्चन नंबर 22, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसी एक्टिविटीज विच प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, जो प्रिडिक्ट कर सके ऐसे इकोनॉमी किस डायरेक्शन में आ रही है, उनको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 23, which economic indicator is required to predict the turning point of business cycle? क्या क्या चाहिए? तो हमने अभी तक 3 तरह के इंडिकेटर पढ़े हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर जो मूव इन एडवांस, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर जो कि मूव लेट, और एक होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तो ये तीनों ही है ए बी सी, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे ही हमारे लिए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स? हमने बोला बिजनेस साइकिल जो होती है वो ओरिजिनेट होगी फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में। फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ एक ऐसी इकोनॉमी वेयर प्राइवेट कंट्रोल्स मेजर एसेट्स। फ्री का मतलब क्या होगा? जहाँ पे प्राइवेट जो फर्म होती है वो मेजर एसेट्स ओन करती है, कंट्रोल करती है। Which of the following statement is correct? तो अभी हमको सारे मतलब चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उस हिसाब से हमको सही या गलत बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ठीक है, लार्जली अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो भाई बिजनेस साइकिल इसको भी अफेक्ट करता है। सॉरी, अपने को क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बिजनेस साइकिल एग्रीकल्चर सेक्टर को तो अफेक्ट करता नहीं, तो ये तो बोले तो बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट द स्मॉल एम्प्लॉइज, स्मॉल एम्प्लॉइज पे भी असर नहीं आता। बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स लो वेज वर्कर्स, तो भाई लो वेज वर्कर्स पर भी इफेक्ट नहीं आता। बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बट बिजनेस सेक्टर इन पब्लिक पर्टिकुलर, तो ये बिजनेस साइकिल में तो बिजनेस सेक्टर को ज्यादा हिट करेगा, लेकिन ओवरऑल वो हर सेक्टर पर इम्पैक्ट है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, 25 का आंसर है द बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स बट स्पेशली बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू केन्स फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, केन्स ने क्या किया? जो भी फ्लक्चुएशन होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस वजह से होती है? तो फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, तो भाई केन्स बोलते हैं कि भाई इफेक्टिव डिमांड में जब फर्क आता है ना, तभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। Which of the following is a cause of business cycle? तो बिजनेस साइकिल का क्या कॉज है? फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड ये है, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट ये है, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो भाई जब इफेक्टिव डिमांड में चेंज होगा या इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में होगा, तीनों ही केस में हमारे बिजनेस साइकिल पे इम्पैक्ट करता है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ ये। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रेडिक्ट where the economy is headed towards, which are called, तो इकोनॉमिक क्या, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं? वो एक वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को मेजर करते हैं, उसके हिसाब से बिजनेस साइकिल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, और पूरी इकोनॉमी कैसे जाएगी, वो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या नाम चुना है इनका? इंडिकेटर्स, इसका आंसर है इंडिकेटर। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर, अगर पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है वो हायर है देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
तो क्या होगा, तो इकोनॉमी पे क्या असर होगा, तो इकोनॉमी पे असर होगा नो इफेक्ट ऑन सेविंग्स। सॉरी, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ उस लेवल की नहीं होगी, तो हमारे क्या होगा, तो ऑप्शन है हमारा कि हमारी सेविंग जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे एक केक समझ लीजिए, एक केक समझ लिया, केक में पहले समझिए कि पार्टी में 4 लोग थे, तो क्या हो रहा था, सबको एक एक पीस मिल रहा था, इतने बड़े टुकड़े थे। अब समझिए सेम केक है, अब उसमें हमें पता चला कि नहीं, ये जो 4 दोस्त थे ना, वो अपने और 4 दोस्त ले हैं, या वो अपने और 8 दोस्त ले हैं, तो अब क्या होंगे, उतना ही केक है, सबको कम कम मिलेगा, तो क्या हो गया, लेसर सेविंग। पॉपुलेशन ग्रो हो गई, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से उतना नहीं बढ़ती, एक की साइज उतनी नहीं बढ़ती, सबका शेयर कम होता है। लास्टली हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द कॉबवेब थियरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय, कॉबवेब के थियरी किसने इजाद की है, उनका नाम है निकोलस गैलेन। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है बिजनेस साइकिल वो कंप्लीट होता है। इसके सारे एमसीक्यूज हमने इस चैप्टर में यहाँ पे कंप्लीट कर। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, एकदम अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, आईसीए की बुक से जरूर पढ़िए, क्योंकि वो आपके एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द लक एंड हैप्पीनेस।